मंच से जुड़ा हूँ और नवलगढ़ पुस्तकालय से भी जुड़ा हुआ हूँ मैं। आज जो हम ये 114वीं जयंती पर कार्यक्रम मना रहे हैं, ये पूरे देश में भर में जो 250 से अधिक किसान संगठनों का एक साझा मोर्चा है, ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति। उन्होंने निर्णय लिया है कि जिस तरह से 3 विधेयक संसद में अभी इस जन विरोधी सरकारों ने जो पास किए हैं उनके खिलाफ, और मजदूरों के लिए जो अभी श्रमिक विरोधी कानून जो लागू किए हैं उनको लेकर साझा मोर्चा ने निर्णय लिया है कि भगत सिंह की इस शहादत दिवस पर हम उस चीज़ को याद करें जब भगत सिंह ने ये कहा था कि अगर आपको वर्ग संघर्ष यानी कि झगड़े ख़त्म करने हैं आपस में लोगों के, तो गरीब मजदूरों और किसानों को एकजुट होकर इस पूंजीवाद के खिलाफ लड़ना होगा। और उसी पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई के रूप में हम साझा मोर्चा के रूप में आह्वान करते हैं युवाओं का, मजदूरों का, किसानों का, कि वो शहीद भगत सिंह की धारा की ओर चलते हुए और उनके क्रांतिकारी विचारधाराओं को चलते हुए इस पूंजीवाद को ध्वस्त करें। इसी के साथ हम आज प्रोग्राम में हम छोटा से आगाज़ कर रहे हैं और आगे ये प्रक्रिया। 2 बात मैं पूछना चाहूँगा। हाँ, ये जो मजदूर विरोधी जो बिल बताओ, वो मजदूर विरोधी बिल क्या बात है, की समस्या है? क्योंकि उसमें देखिए जो एक ऐतिहासिक घटना 1 मई को हुई थी, जिसे हम मई दिवस मनाते हैं, उसकी मांग ये थी, हाँ, दिनों के घंटे निर्धारित करना। 8 घंटे न्यूनतम घंटों के दिन निर्धारित किए थे। इस मजदूर विरोधी सरकार ने, जन विरोधी सरकार ने सीधे घोषित कर दिया कि अब जो है 10 से लेकर 12 घंटे मजदूरी के घंटे किए जा सकते हैं। 10 से 12 घंटे। और यूपी के योगी सरकार ने ये घोषित रूप से कर भी दिया है। 10 से 12 घंटे को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी। अभी फ़िलहाल में पिछले दिनों में देखा जाए तो ये था कि 100 से अधिक मजदूर जहाँ काम करते हैं वे हड़ताल कर सकते हैं बिना नोटिस के, लेकिन 300 से अधिक मजदूर अगर कहीं काम कर रहे हैं तो खुली छूट दे रखी है। 14 दिन के पूर्व नोटिस के बिना कोई हड़ताल पर नहीं जा सकता। छटनी को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है। मजदूरों का जो एक संघर्ष रहा था, दुनिया के मजदूरों एक हो, इतने बड़े संघर्ष के बाद जो कानून दुनिया भर में श्रमिक आंदोलन, इन्होंने एकदम से मोदी सरकार ने पलट दिया और इसका पूरे देश भर में मजदूर जो है विरोध कर रहे हैं, किसान विरोध कर रहे हैं। तो मतलब तो सरकार पूंजीवाद कठपुतली है फिर? निश्चित है। कारपोरेट जगत और जो किसान बिल आंदोलन ये क्या चीज़ है, इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है? इससे एक तो कारपोरेट जगत को हम जो है कि पूरी तरह से निजीकरण का बढ़ावा मिलेगा, ठेके पर खेती हो जाएगी। आज की जो एक पीढ़ी है जो ये चाहती है कि बुज़ुर्गों की जो खेती बाड़ी है उसको आसानी से बेच दिया जाए, या उसके ऊपर जो है हम ठेके पर खेती करा लें और आराम से बैठ के खाएं। जो मोदी के भक्त जो लोग हैं वो इसीलिए गुणगान उसकी धारा को कर रहे हैं कि वो कमा के खाना नहीं जानते। मोदी भी उन्हीं में से एक हैं जो कमा के नहीं खाना जानते। बुज़ुर्गों की जो पूंजी है, जो सार्वजनिक निकाय है, उनको बेचना चाहते हैं। इसीलिए आज जो इन बिलों का जो समर्थन कर रहे हैं जो युवा लोग, जो मैं सोचूंगा कि पद भ्रमित हैं, यानी कि जो भ्रमित हैं आज, वो इसीलिए हैं कि उनको लगता है कि हम बैठे बिठाए खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए एपीएमसी का जो विरोध कर रहे हैं कि एपीएमसी हटने से मंडियाँ और ज़्यादा विकसित होंगी, किसानों को और अच्छी मजदूरी मिलेगी, ऐसा नहीं है। बिहार में 2006 में एपीएमसी को ख़त्म कर दिया था। आज बिहार की स्थिति ऐसी है कि दुनिया में, माने भारत में सबसे कम समर्थन मूल्य बिहार में मिलता है। इसका जीता जागता उदाहरण है। तो सरकारें जो कह रही हैं कि अगर हम सरकारी जो नियंत्रण है मंडियों से और समर्थन मूल्य से अगर ख़त्म कर देंगे तो ये किसानों के लिए अच्छा होगा। इसके लिए चाहें तो चलें बिहार और देखें, जनता देखे जो इसका समर्थन कर रहे हैं। बिहार में 2006 में ही ख़त्म कर दिया। दूसरी बात, जो खेती का जो निर्णय लेना है किसी भी कानूनी तरीके से, वो राज्य अनुसूची में है। हमारे संविधान के अंदर वो राज्य अनुसूची में आता है, राज्य का अधिकार है। इससे क्या होगा, राज्य सरकार और संघ जो है, केंद्रीय संघ और राज्य सरकार को संघीय ढांचा है वो खत्म, चरमरा जाएगा, वो टकराव होगा। निश्चित है देश की जो संघीय ढांचे की व्यवस्था है उस पर एक बहुत बड़ी चोट होने वाली है। और इसी को देखते हुए किसान जो हैं साझा मोर्चे के रूप में बड़ी ताकत के रूप में लड़ रहे हैं। 25 तारीख को एक, वैसे तो देखिए मीडिया ने बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया, जो तथाकथित मीडिया जिसको लोग मानते हैं, लेकिन आप जैसे लोग जो जनता के संघर्षशील लोग हैं, मैं बात खुरापात के इस प्रयास को बहुत मतलब क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं कि इस मुश्किल की हालात में एक जनता का जो एक मीडिया विकसित करने का आपने जो संकल्प लिया है, और ऐसे में ऐसे मीडिया को विकसित करने की बहुत ज़रूरत है। तभी जो है किसानों मजदूरों की बात जो है जनता के बीच तक जा पाएगी। बहुत बहुत आभार सचकांत जी। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात न करके, और मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि डॉक्टर साहब ने 3 जो विधेयक पास हुए हैं
उसमें से 2 को तो बहुत ज़बरदस्ती किया। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से जो एक MP भी या राज्यसभा का मेंबर ये कहे कि साहब मेरा मतभेद है इसमें, तो वोटिंग होती है, ध्वनिपद नहीं होता उसमें, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती उसको कर दिया गया। अब मैं आपको ले जाना चाहता हूँ 2014 में। देखिए, आप कितने ही प्रदर्शन करिए, कितने ही मीटिंग करिए, 2014 में आप चले जाइए। उस वक़्त देश के साथ में जो आज पावर में है सुपर, उन्होंने क्या क्या वादे किए थे, वो वादे सारे झूठे निकले। तो वर्तमान की पूरी सरकार और उनके हेड, वो सारे के सारे एक नंबर के झूठे हैं। उन पे किसी तरह कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। उसकी मुख्य वजह ये थी कि जब गुजरात के अंदर वो CM थे, तो आपको ध्यान होगा वाइब्रेंट गुजरात मनाया जाता था। उसमें जितने भी कारपोरेट के लोग थे पूरी इंडिया के, इवन विदेशों के भी, उनको बुलाया जाता था, अच्छी आवभगत की जाती थी, और वो चलते चलते उनके साथ में एक ऐसी कनेक्टिविटी बन गई मोदी की कि उनके कहने पे सारी बातें चल पड़ी। अब जो 2014 का सवाल आया, उससे 1 साल पहले चले जाओ आप, है कि भाई कैंडिडेट किसको बनाया जाए, तो उस वक्त ये सवाल पैदा हुआ कि इसमें हज़ारों करोड़ रुपए का फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, तो फंडिंग की व्यवस्था कौन कर सकता है। मोदी ने यह कह दिया कि यदि मेरे को कैंडिडेट नहीं बनाओगे तो मैं पार्टी तोड़ दूंगा, और फंडिंग आपको कुछ भी नहीं मिलेगी, क्यों, फंडिंग देने वाले तो वही लोग हैं, पूंजीपति लोग। तो इनको मजबूरी के अंदर ये बनाया गया, इस बात को वो जानते हैं। इसलिए वो कहते हैं ना कि जब आप किसी को देते हो, किसी से लेते हो, तो आपको देना भी पड़ता है। वर्तमान सरकार ने लिया 2014 में, अब ये सब चीज़ें जो है वो लौटाई जा रही हैं। किसी को ऑस्ट्रेलिया में खान दी जा रही है, किसी को राज्यसभा का मेंबर बनाया जा रहा है। तो भाई लोगों, चाहे भले आप कितनी मीटिंग कर लेना, अब उसका मैं केवल मात्र ये उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे किसान आजकल आंदोलन कर रहे हैं। किसान कौन है, डॉक्टर साहब ने परिभाषा बताई कि वो खेती से जो भी उसकी इनकम होती है, रिसोर्सेज जुड़े हुए हैं, वो किसान है। ये बात ठीक है, लेकिन उस मीटिंग के अंदर आ जाएंगे सारे के सारे, खूब भाषण मारेंगे, लेकिन जब घर चले जाएंगे तो वही किसान, कोई तो बीजेपी का है, कोई कम्युनिस्ट पार्टी का है, कोई किसी का है, 50 पार्टियां हैं उनके अलग अलग बटे हुए। जब वोट का टाइम आएगा तो किसान नहीं है वहाँ पे वो पार्टी है। इसलिए आपका किसान संगठन जो है वो कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा जब तक आप स्वयं अपनी किसान पार्टी नहीं बनाओगे और पार्लियामेंट पे आप लोग कब्जा नहीं करोगे, तब तक आप लोग ऐसे ही लड़ते रहना, कुछ भी नहीं होना है। मेरी ये कंप्लीट मान्यता है और मैं उसके ऊपर अभी भी स्टैंड कर रहा हूँ। तो असल में विचारधाराओं का जो जन्म होता है, उसमें समाजवाद की, साम्यवाद की बात करें या गांधी के सर्वोदय की हम बात करें, असल में इसके पीछे की मूल जो भावना है वो है मानवतावाद, है ना। धरती पे समस्त मनुष्य जो जाति है, उस मनुष्य जाति को बराबरी का अधिकार मिले, उनके जीवन यापन में किसी तरीके की बाधा न आए, और एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे का परिपोष करते हुए मानव जाति अंततोगत्ता उत्थान के रास्ते पर पहुँचे। और यही मूल भाव कहीं ना कहीं हमारे उपनिषदों में, वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोगों को ये अपने NGO की तरफ से, मेरी तरफ से उपहार भेंट करती हूँ। अब गांव में हम बात करते हैं कि मैं किसानों को बोलती हूँ कि भाई आपको पता है क्या क्या बिल आए, नहीं पता। अरे भाई, एटलीस्ट जो बिल आते हैं वो न्यूज़पेपर में पब्लिश तो हों, पता तो लगे क्या बिल है। लोगों को पता ही नहीं। पहली बात ये मैं बता दूँ आपको कि कहीं कोई जिक्र नहीं है न्यूज़पेपर में। मीडिया चैनल वालों में तो वो एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। अरे भैया, पहले आप लोग ये तो बताओ। मैंने पूरा इंटरनेट पे खंगाला, मुझे कहीं कोई बिल नज़र, कोई भी मुझे नहीं पता लगे। अरे आप जिस देश की जनता के लिए बिल बना रहे हो, एटलीस्ट लोगों को पता तो लगे कि आपने बिल बनाया क्या है, इसके अंदर है क्या। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या तो जात पात को लेके और धर्म को लेके है, जिसे हमें संभालना पड़ेगा। क्योंकि जात और जहाँ छोट ऊंच नीच की वो चलती है, वो बहुत बेकार चीज़ है जिसे हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। और ये लोग हमें
कहीं भी जाए वहीं पे जात का हमें वो देख के और थोड़ा सा हमें वो करना, अपने आप को गिल्टी महसूस होती है। तो आप जब तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब तक सब एक नहीं बनोगे ना, जब तक हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता। तो आप लोगों से यही उम्मीद है, हम सभी एक प्रोग्राम के बारे में मैडम। आज का प्रोग्राम भगत सिंह जी का 113वां उनका जयंती है, 113वीं। तो उस जयंती में मेरे को आने का एक शुभ अवसर मौका मिला। कम से कम वक्त पर वक्त हमें इकट्ठा कर लेते हैं, महीने में 1-2 मरतबा तो इकट्ठा कर ही लेते हैं। आज जिस शहीद आज़म के जन्मदिन के ऊपर हम यहाँ बैठे हैं, ये लोग मुल्क को मुल्क बनाकर चले गए और आज हम बचे हैं कि ये जो सभा के अंदर जो आज़म के लोग बैठे हैं वो सारी 60 से ऊपर बैठे हैं। आज हमारे जो जनरेशन है, हमारी जो आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है वो कहाँ है, इससे हम भी वाकिफ़ नहीं हैं और हमारी वो पीढ़ी भी न जाने कहाँ जाती है। आज मैं इस सभा के माध्यम से और इस अजीमुश्शान शहीद आज़म की तरफ से एक ही बात कहूँगा कि दिल के अंदर कोई जज्बा हो तो हकीकी हो, उसके अंदर किसी तरह का कोई घोल मेल ना हो। और जब दिल के अंदर हकीकी जज्बा होगा तो किसी के बाप की ताकत नहीं कि हमारी ज़बान को कोई दबा सके। शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई जी। हमारा आयोजक है बजरंग लाल जी। माना आज जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, जो किसान बिल है, वहाँ संबंधी के जनता ने किसानों से बिल से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, बस 3 मिनट में बताओगा। देखो, किसानों में जो ये केंद्र सरकार जो 3 अध्यादेश लाई है, जो कानून बनाया है, उसमें मोटा मोटी बात यही है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो तय करके किसानों की फसल मंडियों में लेते थे और उनमें भी 6% किसान ही बेच पाते थे। और अब जो ये नया कानून आया है उससे क्या है कि धीरे धीरे जो मंडियां जो हैं ये समाप्त हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो किसान जो है अपनी फसल बेचने के लिए इन पूंजीपतियों के हवाले हो जाएगा और वो जितनी कीमत लगाएंगे उसके हिसाब से उनको बेचना पड़ेगा, ये एक तो मुख्य रूप से। भाई तो ये कह रहे हैं कि MSP तो लागू रहेगी, किसान चाहो तो बड़ा बेच सके अनाज मंडी के मायने। फिर दिक्कत क्या है? मंडी में वो किसान इसलिए नहीं जाएगा कि उसके ऊपर टैक्स वगैरह लगता है और लगता है, इसलिए वो एक बार ये देखेगा कि मैं खुले बाज़ार में बेचूं उसको, और खुले बाज़ार में वो बेचेगा तो धीरे धीरे वो एक बार तो बेचेगा, लेकिन उसके बाद में जब वो मंडियों में नहीं जाएगा तो मंडियां धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी तो उनको अपने आप बाज़ार मिल जाएगा। तो इस तरह से तो हमारा ये मानना है कि ये एक तरह से निजीकरण है, निजी हाथों में, बाजार के हाथों में मतलब एक किसान को मतलब बेचने का काम है। और ये जो सरकार है अपनी जो व्यवस्था है उससे बिल्कुल पल्ला झाड़ना चाहती है, किसानों को मतलब खुले रूप में मतलब जिम्मेदारी नहीं है। वरना तो ये न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है ये मतलब तय करे और उसके ऊपर कानून बनाए, और जो कानून का पालन नहीं करे उसको सजा दे, अगर वास्तव में ये अगर किसान का भला चाहते हैं तो। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो लागू नहीं की और उन्होंने ये कानून लिया। रही दूसरी बात, बहुत बड़ी बात यह है कि इसके अलावा भी जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसमें ये कर दिया कि कोई भी मतलब जो जिन्स है उसका मतलब स्टॉक कर सकता है। स्टॉक कौन करेगा? जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो किसानों की उपज का वो स्टॉक कर लेंगे और स्टॉक कर लेंगे, उसके बाद में कमी आएगी तब भाव बढ़ा करके ये आराम से बेचेंगे। तो इससे क्या है कि इससे जो उपभोक्ता है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसान को ही नहीं, जो आम जो उपभोक्ता है और जो गरीब है उसको जो जिन्स हैं जो है वो बाज़ार में बहुत महंगे भाव में मिलेंगे, इसलिए महंगाई बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाएगी। इसलिए ये किसान के ही नहीं, आम हंजे को जो भी उपभोक्ता है उसके खिलाफ ये मतलब एक्ट है। इसलिए इनका जो निश्चित रूप से इनका दूसरी जो कंपनी जो किसानों से कांटेक्ट करेंगी उसमें यह है कि पहले वो उनसे मतलब एग्रीमेंट करेंगी, एग्रीमेंट करने के बाद में वो निश्चित रूप से तय करके, और उसमें अगर वो अपनी एग्रीमेंट पर नहीं रहेंगे तो उसके लिए भी कोई ये नहीं है कि उसमें ये बना रखा है कि वो मतलब कानूनन कोर्ट में नहीं जा सकते।
इसलिए वो किसान का उसमें भी है, वो भी धीरे धीरे क्या है कि अपनी ही मतलब खेती में मजदूर बनाने का काम मतलब ये अधिनियम मतलब ये अधिनियम करेगा। तो किसान की कमर तोड़ देगा फिर। निश्चित रूप से किसान पहले भी किसानों को कोई विशेष लाभ नहीं दे रहे थे। न्यूनतम मूल्य को लेकर के किसान सड़कों पर उतर रहे थे, कर्ज माफी को लेकर के उतर रहे थे, लेकिन उन मुद्दों को तो लिया ही नहीं जो वादा किया था मोदी सरकार ने चुनाव से पहले कि हम सबसे पहले स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसान को समर्थन मूल्य मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज किसान की उपज के ऊपर जिस तरह का मतलब सारा जो खर्चा पड़ता है उस खर्चे को ये कम नहीं कर रहे हैं, वो तो ज़्यादा बढ़ा रहा है। जैसे डीजल का सवाल है, डीजल महंगा हो गया तो उसकी उपज है उसके ऊपर खर्चा ज़्यादा आ रहा है, जबकि उसको मिल नहीं रहा है। इसलिए ये जो किसान विरोधी हैं, इसी तरह से मजदूरों का भी है जो ये संशोधन किया अभी, ये भी मजदूरों के विरोध में संशोधन किया है, जब चाहे तब ये निकाल देंगे। तो ये इसी बात को लेकर के, वरना कोई किसान किसी के बहका में नहीं आ रहा है जो ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी वाले विपक्ष वाले, ये किसान की और बीजेपी सरकार की नीतियों की लड़ाई है। बिल्कुल सही बात। ये नीतियों की लड़ाई है और किसान इतना भोला नहीं है कि वो किसी के बहकाव में आकर के मतलब इन चीज़ों का विरोध करे। और बीजेपी सरकार ने तो हर बार, चाहे नोटबंदी का सवाल हो, चाहे जीएसटी का सवाल हो, यही मतलब विपक्ष पे में मतलब वो आरोप लगा करके इसको जो मुद्दे की गंभीरता है उसको मतलब वो ख़त्म करना चाहते हैं। और जो मीडिया जो है वो इनके पक्ष में सारी बातें फैला रहा है, भ्रम फैला रहा है और आरोप है जो विपक्ष के ऊपर लगाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष का सवाल नहीं है। आज पंजाब और हरियाणा में जो किसान सड़कों पर उतर रहा है वो मतलब ऐसे ही थोड़ा ही उतर रहा है, वो अपना हित नहीं देख रहा है क्या। तो इसीलिए आज हम जो पूरे देश भर में आज किसान और मजदूर के विरोध में जन विरोधी जो नीतियाँ लागू करें, इसी को लेकर के भगत सिंह की जयंती पूरे देश भर में मनाई जा रही है। और यहाँ झुंझुनू में भी हमने मतलब इसी थीम को लेकर के, और बेरोजगारों का जो सवाल है, नौजवानों का जो सवाल है, बेरोजगारी का जो सवाल है, उसको लेकर के, ये तो कोरोना काल में ये मतलब इस ढंग का मतलब इसका आड़ लेकर के इस ढंग से जो काले कानून लाए जा रहे हैं, तो इसमें आज के संदर्भ में जिस तरह से भगत सिंह ने जब अंग्रेजी सरकार है जो कानून लाई थी और उसके विरोध में उन्होंने असेंबली में बम फेंका था, तो आज के ये काले कानून लाए जा रहे हैं, तो भगत सिंह के विचारों की जो प्रासंगिकता है आज वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।